बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। ये है कराची, पाकिस्तान का दिल, जहां की फैक्ट्रियां अगर चलती हैं, वो सांसें लेती हैं, तो पाकिस्तान सांस लेता है। जहां की बंदरगाहों पे जहाज चलता है तो वो जहाज उम्मीद का जहाज होता है जो दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान कराता है। लेकिन ये वही कराची है जिसकी सड़कों का ये हाल है कि कुछ दिनों पहले एक अजब सा वाकया मेरी आंखों के सामने रोनुमा हुआ कि जब एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नीपा चौरंगी पे जनाब वो पानी के अंदर जो है गड़े में दस जाती है, क्योंकि ये नहीं पता होता कि आगे आ क्या रहा है। टूट फूट का शिकार ये कराची। तमाम लोग दावे वादे तो जरूर करते आए कि ये बेहतर होगा, लेकिन आज ये कराची एक गांव का मंजर पेश कर रहा है। कहने को तो पंजाब हुकूमत पे इस बात पे तनकीद की जाती है कि पंजाब हुकूमत अपनी बातों को, अपनी चीजों को टिकटॉक तक महदूद रखती है, लेकिन अगर पंजाब कभी जाना हो और आप जाके वहां की गलियां और वहां के मेन शाहराहों को देखें तो आपको यकीन हो जाएगा कि शायद कराची कोई अलग ही दुनिया है और कराची पूरे पाकिस्तान से कटा हुआ है। कहा जाता है कि केपीके की हालत वो है कि वहां कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन केपी भी बहुत अच्छी सूरत हाल में है। वहां के तालीमी निज़ाम भी बहुत अच्छा है जो कि पूरे पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बेहतर काम कर रहा है। कहा जाता है कि पंजाब की एजुकेशन का हाल वो है जिसका मुकाबला कभी सिंध कर ही नहीं सकता। सुनने को बुरा लगता है और हम कहते हैं कि ऐसा नहीं है जनाब, हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन दर हकीकत पर्दे के पीछे अगर देखा जाए और आंखें खोल दी जाएं तो पता चलेगा कि कराची का हाल इस वक्त वो हो चुका है कि पुरसाने हाल भी कोई नहीं और कोई गम गुसार भी नहीं। यहाँ पे वफाक और 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत के दरमियान चपकलिश और फंड्स की तकसीम के मसाइल अभी तक हल नहीं हो रहे। बल्दियाती जब इंतखाबात हुए तो ये समझा गया कि अब कराची वालों के जख्म पे कोई मरहम रखेगा। हर शख्स पुर उम्मीद था कि अब कराची के मसाइल हल होने लगेंगे, लेकिन हाल बद से बदतर होता चला गया। यूं लगता है कि बल्दियाती इलेक्शंस के बाद मसाइल और ज्यादा बढ़ गए। ये भी हम आपको बताते चले कि तारीख गवाह है कि इस खत्ते में, ये पूरे इंडो पाक के खत्ते में, और उसमें फिर आप इंडो पाक और साथ साथ आप अफगानिस्तान को भी लेके आ जाएं तो तमाम खत्ते में सबसे पहले बल्दियाती सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ वो सिर्फ कराची में ही इंट्रोड्यूस हुआ था। कराची के मसाइल उस वक्त भी ऐसे थे जब यहाँ पे सिर्फ मीठा दर और खारा दर हुआ करता था। तब यहाँ पे जो चीज़ें रोनुमा हुई तो अंग्रेज सरकार ने इस बात का फैसला किया कि यहाँ पे कोई ऐसा निज़ाम होना चाहिए जो निचली सतह पे अख्तियारात की तकसीम करे, लेकिन मामला हल ना हो सका। मामला कैसे हल होगा, हम हल की तरफ देखते हैं। आज के प्रोग्राम में इन्हीं मौज़ूआत पे डिस्कस करेंगे। मेरे साथ आज प्रोग्राम में होंगे फरहान चिश्ती साहब, आपका ताल्लुक MKM से, सुखदेव हमदानी साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद होंगे, और डॉक्टर मेराजुल हुदा जमात इस्लामी से हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है, मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर मेराजुल हुदा साहब, आपका ताल्लुक जमात इस्लामी से। ऐसे प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। मेराजुल हुदा साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल। मेराजुल हुदा साहब, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे फंड्स की तकसीम और क्या सूबाई जब से 18वीं तरमीम का निफाज हुआ उसके बाद तमाम सूबों को उसकी आबादी और वसाइल के लिहाज से फंड्स की तकसीम का सिलसिला है, लेकिन उसके बावजूद कराची उस लिहाज से तरक्की नहीं कर रहा। और जब तरक्की की बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि वफाक फंड दे, और फिर अभी हम 6 माह से कुछ इस तरह की बातें सुन रहे हैं कि हमेशा से हमारे मेयर जो हैं वो सवाल उठाते हैं MKM पे कि MKM चूंकि वफाक में मौजूद है तो वहां से फंड्स की बात करें। ये मामला कैसे हल होगा, और आप क्या समझते हैं कि कोई बेबी स्टेप हम लेना चाहें, पहला कदम उठाना चाहें, चलें जनाब पीछे की चीजें हो चुकी हैं, तो बेहतरी कहां से आ सकती है? मैं मेट्रो टेलीविजन का शुक्रगुजार हूँ कि सिंध के शहरी इलाकों और खास तौर पे कराची के इस बड़े मसले के ऊपर आज आपने ये प्रोग्राम किया है और सारे स्टेक होल्डर्स इसमें मौजूद हैं। मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि कराची पाकिस्तान की मुआशी शहरत है, और मुआशी शहरत होने के हवाले से इस शहर की तामीर के अंदर वफाक की दिलचस्पी भी होना चाहिए और
चूंकि कराची पाकिस्तान का सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर है, इसलिए इस शहर की तामीर और तरक्की के ऊपर पूरे वफाक की, पूरी रियासत की तवज्जो होनी चाहिए। ये बंदरगाह है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, ये इसके मसाइल को हल करना, इसमें तरक्की का पोटेंशियल ज्यादा है, इसमें तरक्की और ग्रोथ ज्यादा तेजी से नजर आई है। वही मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि हमें दुख होता है, अफसोस होता है कि सिंध की हुकूमत कराची को के साथ एक सौतेला सलूक करती है और इस कराची को उसका वो हक नहीं दिया जाता जो कराची को दरकार है। और यही वजह है कि आप यहाँ की सड़कें देख लें तो उनका हाल बुरा है, सीवरेज सिस्टम बुरा है, कूड़ा उठाने वाले सिलसिले बंद हैं और इस शहर के ऊपर फिर के इलेक्ट्रिक जैसे जालिम लाकर बिठाए जाते हैं कि जो पूरी तरह यहाँ पर लोगों से पैसे वसूल करते हैं, लेकिन बिजली नहीं मिल रही होती और 16-16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही होती है। मैं समझता हूं कि ये सारी सूरत हाल ये कराची से किसी मोहब्बत वाले सलूक की निशानदही नहीं करती और खास तौर पे जो वफाकी बजट आ रहा है, मैं समझता हूं कि वफाकी बजट भी और सिंध के सूबाई बजट के अंदर भी कराची की तामीर व तरक्की को पहली तरजीह मिलनी चाहिए। और यहाँ अगर आप जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये ख्वाहिश है कि बैरून मुल्क से आकर लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन इंडस्ट्रीज अगर लगाएंगे लोग तो बंदरगाह के करीब लगाना चाहेंगे, लेकिन बंदरगाह के करीब लगाने के लिए उन्हें किसी भी तरह की सपोर्ट ना हासिल हो, ये अलमिया है, ये पाकिस्तान की तरक्की के साथ एक साजिश है। और मैं ये समझता हूं कि वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत, इन दोनों का इम्तिहान है कि इस सूरत हाल में कराची के मसाइल को हल करें, कराची को एक चमकता, दमकता, रोशन और बेहतरीन तरक्की याफ्ता शहर बनाए और इस शहर को दुनिया के बेहतरीन शहरों के अंदर आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ये कराची कभी दुनिया के अंदर बेहतरीन शहरों में शामिल होता था, लेकिन अगर आप मोस्ट लिवेबल सिटीज की वेबसाइट के ऊपर जाकर चेक करें तो आज कराची का नंबर कोई 170वां है। और क्या कराची दुनिया के 10 बेहतरीन शहरों के अंदर शामिल नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन उसके लिए तवज्जो की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है, उसके लिए कराची को ओन करने की जरूरत है। और वफाक और सूबा जब तक ये ओनरशिप नहीं लेगा और सिंध के हुक्मरान कराची के साथ एक सौतेला सलूक करते रहेंगे, उस वक्त तक इस हदफ का हासिल करना नामुमकिन नजर आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर आप कहते हैं कि सौतेला सलूक हो रहा है और जब भी हम बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी पे सवाल उठाया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि काम तो चल रहा है। अभी हम यूनिवर्सिटी रोड पे देख के बहुत बुरी सूरत हाल है। हम खुद जब चैनल पहुँचते हैं तो हम सोचते हैं कि यहाँ शायद किसी हुक्मरान की गाड़ी गुजरे तो उन्हें अंदाज़ा हो कि किस तरह से रोड की कटिंग हुई है और किस तरह से ये मनसूबा BRT का बन रहा है। नहायत एक पैथेटिक सूरत हाल है जो समझ से बाहर है कि किस तरह से हल होगा। लेकिन साथ साथ क्या आप ये समझते हैं कि जितना फंड सूबे को मिल रहा है उस मद में सिंध को ज़्यादा बजट मिलना चाहिए ताकि वो कराची का बजट ज़्यादा मुख्तस कर दिया जाए, ये समझ के कि ये बड़ा सिटी है और यहाँ पे इस वक्त ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है? अभी जो रिसेंट अभी बजट आने वाला है उसमें आप क्या समझते हैं? नहीं, मैं तो ये बात कहना चाहूंगा कि कराची को वफाक की तवज्जो की और जाहिर बात है कि पैसों की जरूरत है। और इसके साथ ये कहना चाहूंगा कि वफाकी हुकूमत ने K4 मंसूबा
पाये तकमील तक पहुंचाने के लिए फंड्स जारी किए हैं। इस पर कराची वफाकी हुकूमत का शुक्रगुजार है। वो K4 मंसूबा जिसका आगाज नेमतुल्लाह खान साहब के जमाने में हुआ था, लेकिन आप ये बात सामने रखिए कि तकरीबन 19 साल के बावजूद भी वो मंसूबा फंड ना होने की वजह से और बाद में आने वाले हुक्मरानों की अदम तवज्जही की वजह से, जिसमें बल्दियाती हुकूमत भी शरीक है, जिसमें सूबाई हुकूमत भी शरीक है, जिसमें वफाकी हुकूमत भी शरीक है, लेकिन सूबे को उस K4 मंसूबे के आगे कुछ काम करना है, लेकिन उस काम का आगाज भी अभी तक नहीं हो सका है। तो कराची जिसको मजीद पानी की जरूरत है, इसके लिए फौरी तौर पे सूबाई हुकूमत को फंड रखने चाहिए ताकि उस मंसूबे को जो K4 से आगे पानी कराची पहुंचाने के लिए है उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। मैं वहीं पर यह बात भी कहना चाहूंगा कि इस वक्त जिनकी सूबाई हुकूमत है उन्हीं के पास कराची की मेयरशिप भी है, और कराची एक ऐसा शहर है जो पैसा जमा करना जहां पर मसला नहीं है, लेकिन जब सियासी क़यादतों और हुकूमतों के ऊपर एतमाद होगा तभी ये पैसा जमा किया जा सकता है। नेमतुल्लाह खान ने जिस कराची को बहैसियत सिटी नाजिम संभाला था उसका बजट 4 अरब रुपए से कम था, लेकिन नेमतुल्लाह खान जब कराची को छोड़ के गए हैं तो कराची का बजट 42 अरब रुपए था, और इस 42 अरब रुपए में बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स का हिस्सा था कि जिन्होंने नेमतुल्लाह खान की कारकर्दगी, अमानत, दयानत, ईमानदारी देखकर कराची की तामीर के लिए आगे आगने का फैसला किया था, अपने पैसे भी दिए थे। जिसकी फैक्ट्री है वो चाहता है कि उसकी फैक्ट्री के सामने सड़क ठीक हो, उसे चाहिए कि उसके इर्द गिर्द सीवरेज लाइन ठीक हो, उसे चाहिए कि यहाँ पर, इसलिए मैं समझता हूं कि वो सूबाई हुक्मरान हो या कराची के अंदर बल्दियाती हुक्मरान हो, आज उनकी अमानतदारी, दयानतदारी अगर सोसाइटी के अंदर उसके ऊपर यकीन होगा तो कराची के स्टेक होल्डर्स बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं जो कराची की तामीर और तरक्की के लिए आगे आने को तैयार होंगे, बहुत सारे काम करने को तैयार होंगे। अच्छा सर, फर्ज करें कि अगर बजट मख्तस हो जाता है, और हम इस पे आवाज़ भी उठा रहे हैं, हमारे प्रोग्राम्स का मकसद यहाँ पे यही है कि किसी तरह से अभी जो बजट तैयार हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कराची के हवाले से मजीद काम किया जाए, लेकिन सर बात यह आती है कि अकाउंटेबिलिटी आप कितना समझते हैं कि है यहाँ पे? अगर फ़र्ज़ करें कि पैसा मिल भी जाता है, जो आवाज़ें उठ रही हैं, हम भी उठा रहे हैं, तो आप समझते हैं कि दयानतदारी से वो पैसा प्रोजेक्ट्स में खर्च हो रहा है या उसकी प्लानिंग सही है? जिस तरह से हम BRT की बात कर रहे हैं, जिस तरह से पौंडे तरीके से वो बनाया जा रहा है, क्या उसकी प्लानिंग्स पे हम भरोसा कर सकते हैं? तो आप क्या समझते हैं कि बजट फिक्स होने के बाद भी हमारे जो लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स अभी जो बैठे हुए हैं, क्या वो ये तमाम काम बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा चैप्टर है कि इस वक्त जब भी सर्वे होते हैं और कोई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती है जो एक गैर जानिबदार इदारा है, तो वो बताता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर सबसे ज्यादा करप्शन है तो वो सिंध के अंदर, और सिंध का कोई महकमा करप्शन से खाली नहीं है। यहाँ पर जो ऐसे तमाम ठेकों के ऊपर कंसल्टेंट्स भी होते हैं वो भी कहीं ना कहीं कुछ हिस्से दे दिलाकर ये सिलसिले कर रहे होते हैं। यही वजह है कि सड़कें जो है वो डामर के बजाय कागज की बनती हैं और एक बारिश नहीं होती कि वो सड़क अपनी जगह छोड़ जाती है। इसलिए ये तो यूं पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा सवाल है कि अमानतदारी, दयानतदारी के साथ तो इस मुल्क को चलाया जा सकता है, लेकिन इस दयानतदारी के अगर मौजूद ना हो तो ना अवाम को एतमाद होगा ना किसी और को एतमाद होगा।
इसलिए मैं समझता हूं कि आपने बिल्कुल ठीक जगह इशारा किया है। लेकिन ये बात भी साथ में कहना चाहूं कि इस वक्त 30 जून तक सिंध को मिलने वाले एनएफसी अवार्ड में बहुत बड़ी रकम लैप्स होने जा रही है। और लैप्स होने की बड़ी वजह यह है कि ना उसके ऊपर प्रॉपर प्लानिंग हुई, ना उन मराहिल से गुजरी कि जिसको PC1 और फिर एनालिसिस कहते हैं, और उसके बाद जाकर वो रकम जारी होती है और उसके एग्जीक्यूशन के अंदर भी। आप गालिबन उस 50 करोड़ के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जो तमाम सिंध असेंबली के मेंबर्स से कहा गया है, खासतौर पे हुकूमती जमात से, कि आप वो हमें प्रोजेक्ट्स दें ताकि हम उस पर जो है बजट दे सकें, आपको पैसे फराहम कर सकें, ऐसा ही बात है? नहीं, इसके अलावा भी जो बजट आपको सैंक्शन कर दिया गया था एनएफसी अवार्ड में 18वीं तरमीम के बाद एनएफसी अवार्ड में, लेकिन वो सारा बजट आप इस्तेमाल नहीं कर सके और 30 जून तक नहीं कर सकेंगे तो लैप्स हो जाएगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अभी जो ओवरऑल हम देख रहे हैं, क्या ये निज़ाम जो बल्दियाती निज़ाम की हम बात कर रहे हैं, क्या वो और नुकसानदेह साबित हुआ है? क्योंकि फंड्स तो यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब भी फंड्स की कमी का रोना रो रहे हैं, तो फिर कराची को कौन सा निज़ाम ऐसा चाहिए जो मसाइल को हल कर सकता है? मेरा ख्याल है कि मुर्तज़ा वहाब साहब को अब जरा दलेरी दिखानी चाहिए। वो कराची के मेयर हैं, चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने वो धरना देने का ऐलान करें, इंशाल्लाह मैं भी उनके साथ शरीक हूँगा। सर, आपने लाजवाब कर दिया ये बात करके कि जो है वो फंड ऐसा जारी किया जाए, लेकिन सर दूसरी तरफ हम देखते हैं तामीर और तरक्की के लिए हम सबसे ताउन के लिए तैयार, लेकिन काम हो और होता नजर आए सर की आंखों से। सिर्फ अखबारी बयानात और फोटो सेशंस के जरिए कराची की तामीर नहीं हो सकती। ठीक है जनाब। सर मुझे ये बताइएगा कि कुछ कमेंट हम आपसे हम लेना चाहेंगे, आपकी राय जानना चाहेंगे। फिलहाल हम जहां सुनते हैं हमसे कहा जाता है कि कराची की जो इलेक्ट्रिसिटी है उस पर भी बात की जाए, हम पानी के मसाइल पे तो बात करते हैं, लेकिन क्या समझते हैं कि क्यों इतनी लोड शेडिंग हो रही है, इसकी वजूहात क्या लगती हैं आपको? देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि इलेक्ट्रिक का आज तक कभी दयानतदाराना ऑडिट नहीं हुआ। उसके साथ जो मुआहदे किए गए हैं वो मुआहदे अवाम के सामने नहीं लाए गए, और यही वजह है कि इलेक्ट्रिक ने जो इत्तलात के जरिए खबरें छपती हैं कि ये वादे किए थे कि वो कराची के अंदर इस हद तक बिजली की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। उन्होंने कोई बिजली की प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई है, लेकिन बड़ी मिकदार में पैसे को पाकिस्तान से बाहर ट्रांसफर जरूर किया है। मैं समझता हूं कि इसका एक दयानतदाराना ऑडिट होना चाहिए और ये देखा जाना चाहिए कि कराची के अवाम के साथ ये जुल्म और ज्यादती जो हो रही है इसको किसी भी तरह कबूल नहीं किया जा सकता। और इस शदीद गर्मी में 16-16, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग के लोगों को खुद धकेला जा रहा है कि वो कोई पैसे जमा करें और सोलर लगाएं और उसके जरिए अपनी जिंदगी गुजारें, वरना हुकूमत अब ये सहूलत और फैसिलिटी देने को तैयार नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेराजुल हुदा, जमात इस्लामी से हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और जमाल अहमद साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आपका ताल्लुक MQM से। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जमाल अहमद साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से कि इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है, आगे बजट भी आने वाला है, 18वीं तरमीम के बाद तमाम सूबों को बजट मुख्तस कर दिया जाता है, NFC अवार्ड की मद में भी रकम दी जाती है, लेकिन फ़िलहाल हमें लगता नहीं कि कराची के मामलात हल हो सकेंगे। और आपसे ख़ास तौर पर पूछना चाहेंगे कि हम 6 माह से देख रहे हैं कि मुर्तज़ा वहाब का दूसरी दफ़ा ये बयान आया है कि वो MQM के ज़िम्मेदारान जो कि वफाक में बैठे हैं उनसे कहते हैं कि वो वफाक से बजट जनरेट करें। ये इस तमाम मामले को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, बहुत शुक्रिया, बहुत अहम इशू पे आप डिस्कशन कर रही है। बजट आने वाला है और मुर्तज़ा वहाब साहब हर चीज हमसे मांग रहे हैं। जो कराची में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? हर चीज वफाक थोड़ी मांगी जाती है। आप पूरे सूबे के
जिम्मेदार है, मेयर कराची है, इनकी पूरी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी है वो 50% जो है सिस्टम में मौजूद है। तो भाई इतना ज्यादा फंड जो आ रहा है यहाँ से लिया जा रहा है, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? इससे तो पूछे एनएफसी अवार्ड का जो भी पैसा मिला है वो मिल रहा है, और जो का जिम्मेदार कौन है? कराची में क्या हाल कर दिया है पीपल्स पार्टी ने 17 साल में, इससे पहले से भी है, 17 साल में कोई सड़क, कोई रोड, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई पानी का सिस्टम नहीं, कोई सर्विस का सिस्टम नहीं। ये पैसे मांगे जाएंगे तो पैसे क्या करेंगे? ये तो पैसे करप्शन के नजर जाएंगे। मैं तो समझता हूँ वफाक को सोचना चाहिए, जो पैसे थे उसके रूल रेगुलेशन बनाए कि पैसे किस पद पे कहाँ खर्च करने हैं। इसमें ऑडिट रिपोर्ट हो, इसमें कुछ ब्यूरोक्रेट जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं या जजेस हैं वो बैठ के करें, क्योंकि कराची में इज्जत जो है बहुत बुरी सूरत हाल है, खुद पुरसाने हाल नहीं है। कराची को जो उधार दिया ऐसा लग रहा है मन जो दलों का नक्शा पेश कर रहा है। कहाँ कौन सा ऐसा रोड है, कौन सी ऐसी गली मुझे बताएं कि जहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी सूरत हाल है? जैसे बोले जो पैसे मैं आप असेंबली फ्लोर पे बैठे हुए हैं जमाल अहमद साहब, मैं टेक्निकली आपसे पूछना चाहती हूँ, जब मुर्तजा वहाब साहब खालिद मकबूल सिद्दीकी को दूसरी दफा उन्होंने कहा, पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी को कहा था, इस दफा मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी वो कह रहे हैं कि वो वफाक से फंड ले कराची के लिए, वो क्या इसका मैकेनिज्म है? वो क्यों फंड लेंगे? ये आपके मेंबर्स की जिम्मेदारी है कि वो वफाक से फंड लें? नहीं, ये तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है ना। वफाक तो एक बड़ा प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा था, बहुत सारे प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, M6 का भी है, M7 का भी है। अभी आपने देखा होगा हुकूमत के लोग, वफाक के लोग आए थे यहाँ से, वज़ीर आला से मुलाकात की, जो भी मोटरवे बना सकते हैं वो बनाने, ग्रीन बस उन्हीं का चल रहा है। भाई हम तो ये पूछते हैं हुकूमत से, आपने कौन से प्रोजेक्ट लगाए? आपके पास करोड़ अरबों रुपए हैं, इसके ऊपर आप तो बताएं आपने तरक्याती कौन से काम कराए? यहाँ पे जो भी काम कराची के अंदर या कराची के अंदर हो रहा है ज्यादातर वर्ल्ड बैंक हो रहा है, वर्ल्ड बैंक या वो दूसरे इदारे काम कर रहे हैं, यहाँ तो कुछ भी काम नहीं हो रहा है। ये तो सैलाब जदगान के ऊपर जहां से भी पैसा है, तो सैलाब जदगान के मकान बना रहे हैं, यहाँ पे वहां पे जो है वो पानी, वहां पे उनके सारे मामला देख रहे हैं। जो कराची है उनके तो कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। तो इस तरह कितना चलेगा? ये पैसे हम क्यों मांगेंगे भाई? हम मांगेंगे तो एमएनए के लिए मांगेंगे, ताकि एमएनए अपने इलाके में फंड लगाए और उसका जिम्मेदारी एमएनए लेगा ना हमारा। हम जिन हुकूमत को पैसे दिलाए उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी फिर? ये तो फिर वो करप्शन के नजर पैसे हो जाएंगे। तो इनसे पूछें कि जो आप साल, अब मुर्तजा वहाब साहब 2 साल से एडमिनिस्ट्रेटर पहले थे, तकरीबन 2 साल ये हो गए ये बल्दियाती सिस्टम में है, आपने क्या किया? ये रोडे वही पुरानी रोडे दिखा देंगे, वो 2-4 रोडे हैं, या अंडरपास दिखा देंगे। अंडरपास दुनिया में पूछे अंडरपास किस तरह बनते हैं, और यहाँ के अंडरपास में बंगला भूत है। अंडरपास ना लाइट है, ना कुछ सिस्टम है, ना कलर है, वही रंची अंडरपास में रंची बैठे हुए। तो पूछे पहले तो अपनी हुकूमत को सही करे, जितना पैसा है ये तो लगाए ना कम से कम आवाम में। ये तो कुछ भी काम नहीं करने को तैयार है। पानी का मसला देखें, मुर्तजा वहाब साहब इस वक्त कराची का सबसे बड़ा मसला पानी का मसला है। आप बताएं ना, मुर्तजा वहाब साहब से पानी का मसले पे क्या कर रहे हैं? वो मतलब कि वो इंचार्ज भी हैं, वाटर सेविंग बोर्ड को वो मॉनिटर करते हैं, और वो सईद गनी साहब है। हमने कितने दफा फ्लोर के ऊपर डेवलपमेंट फंड की भी बात की, एमपीएस को 1 रुपया नहीं दे रहे, मनेगा नहीं दे रहे, हमें एमपीएस को फंड ही नहीं चाहिए। हमारी स्कीम तक नहीं ले रही, जो स्कीम अभी जून आ रही है, हमारी जो स्कीम है उनको एक स्कीम लेने को तैयार नहीं है, ना खुद करने को तैयार है, ना एमपीए को देने का तैयार है, ना बल्दियाती सिस्टम से को देने को तैयार है, टाउन नाजिम को। तो भाई ऐसे कैसे शहर चलेगा? तो ये बुरी सूरत हाल होती है। जमाल अहमद साहब, मुझे ये बताइए कि आगे बल्दियाती इंतखाबात होते हैं और आप लोग अपनी पार्टी की तौर से उस लिहाज से मुनज़्ज़म होने की कोशिश भी कर रहे हैं, जहां तक हमें इत्तलात हैं। क्या आप समझते हैं कि इन हालात में क्या आप कराची को संभाल सकते हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ताकत है। हमारे जो साथी हैं वो अभी भी जो फील्ड के अंदर जितना एमएनए, देखिए हम लोग एमएनए एमपी अपने आप को कभी भी नहीं समझा, हम तो काउंसलर के दर्जे पे काम कर रहे होते हैं। नहीं है तो आप देख ले, इलाके मालूम करें, पानी का मसला हो, सर्विस का मसला हो, रोड कारपेटिंग का मसला हो, रोड टूटे हुए हैं उसको हाईलाइट करना। हम तो रोडों पे एक हमारे पास तो एक उंगली पर टिप पे गिना हुआ है कि कहाँ पे कोई आता है ना कि फलाना ब्लॉक का मसला बनेगा, मुझे पता है, एक चीज पता है। बात यह है कि बल्दियाती इलेक्शन होगा, हमने पिछले इलेक्शन नहीं लड़ा तो वो इस वजह से नहीं लड़ा कि आबादी हमारी कमी दिखाई गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह 1 करोड़ 60 लाख की आबादी को हमने 2 करोड़ 3 लाख की आबादी कर दिया। अभी भी आबादी 3.5 करोड़ से जायद है, मगर उसके बावजूद हमने कम से कम 12 लाख रुपए के, तो हर यूसी चेयरमैन 5 लाख आते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह 12 लाख आ रहे हैं। यूसी चेयरमैन से कभी आप सवाल करें टाउन नाजिम से, उनकी भी रिकवरी इतनी सारी 10 है, अगर एक टाउन नाजिम है तो उसके बाद 9 या 10 यूसी है, उसके अंदर 6 लाख रुपए 5 लाख रुपए हासिल है ना, कि कहीं भी जमात इस्लामी भी काम नहीं कर रही है। और मुस्तफा भाई का टाइम, फारूक 70 रुपए का टाइम देख ले, पानी अगर लाए तो मुस्तफा भाई लाए या फारूक 70 रुपए लाए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 करोड़ 3 लाख की आबादी की,
और उसके अंदर उसके बावजूद हमने 53 चेयरमैन का इजाफा किया। जो आने वाले इंतखाबात में 11 से अगर 53 यूसी चेयरमैन का इजाफा कर लें, यानी कि एक यूसी चेयरमैन के अंदर 11 काउंसिलर वार्ड वाइज आते हैं ना, उसे मखसूस नशिस्तें भी होती है। तो हमने इसका इजाफा कराया। इंशाल्लाह 4 साल के बाद इसका फल लोगों को मिलेगा और एमक्यूएम बाइकाट नहीं करें। इंशाल्लाह एमक्यूएम जीतेगा, काम करके पहले भी दिखाएगा, उससे ज्यादा काम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक तरफ यहाँ पे एमक्यूएम का क्रिटिसाइज करना, ये मुनासिब तरीका का नहीं, पूरी हुकूमत आपके पास है। अच्छा, मैं इस बात को सेकंड करती हूँ कि आप लोग एमपी हैं और शायद लोगों को वो टेक्निकल चीज़ नहीं जहन में आती, लेकिन आप चूंकि कराची के स्टेक होल्डर है, यहाँ से ही वोट लेके आप लोग असेंबलीज में भी हैं, चाहे वो सूबाई हो चाहे वो वफाक की हो, वोट आपको कराची वाले ने दिया है। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन क्या आप इसको मानते हैं कि कराची में चोरी डकैती की वारदातें इंतहा को पहुंच चुकी हैं? 2 दिन पहले जब 4 मीनार चौरंगी पे आप जाके अभी भी आप देख लें कि वहाँ पे जो आपके झंडे जिस लिहाज से लगाए गए हैं वो भी दीदनी है। जाहिर सी बात है, आप लोग काम कर रहे हैं, अपनी होने का पहचान आप बता रहे हैं कि आप बहादुराबाद में मौजूद हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सबसे ज्यादा डकैतियों का रेट तारिक रोड बहादुराबाद में है? इन हालात में आप क्या समझते हैं कि आपके झंडे वहां पे आवेजा होना ये सवालिया निशान नहीं है कि आप किस तरह से ओन करते हैं कराची को, अगर वहां पे इन वारदातों को भी नहीं कंट्रोल कर सकते? तो देखिए, झंडे तो हमने लगाए थे पाक फौज के योम तकबीर के हवाले से लगाए थे, और जो पाक फजाइया ने, पाक फौज ने जो किरदार अदा किया, भारत को जो मुंह तोड़ जवाब दिया, इसके हवाले से हमारे बैनर भी लगे, हमारे झंडे भी लगे। हम इनको दिखाते हैं कि हम मौजूद है, जमीन पे है और फील्ड के अंदर हम काम कर रहे हैं। बात यह है कि आप कराची में डकैती का रेशो आप देख लें, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जो थाने में जाते नहीं, रिपोर्टिंग भी नहीं कराते। रोजाना लोग शहरी लूट रहे, रोजाना डकैतियां हो रही है, कोई से नहीं। हम असेंबली में आप रिकॉर्ड जाके असेंबली में निकाल रहे हैं, हमारी कॉल अटेंशन, तवज्जो दिलाना नोटिस या बहुत प्रिविलेज, ये बहुत सारी चीजें हम लेके आते हैं, मगर हुकूमत का एक तक सा जवाब होता है, हम काम कर रहे हैं। पहले से जो गिराव गिर गया, पहले से डकैती का गिराव 3% गिर गया है डकैती का। असल में ये लोग देखें, ये लोग चलते हैं कानवाई में, इनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, 10-10 गाड़ियां चलती हैं, इनको क्या पता रोड कैसा है, सेफ्टी का सिस्टम कैसा है, पानी कहाँ से आता है, पानी कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं पता इनके। देखिए तो कुछ नहीं पता। अभी देखिए ना, वजीर दाखिला के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, इस हुकूमत ने क्या कर लिया, वजीर दाखिला के घर को चला दिया, लूटो मारे की। अब पता नहीं कितने लोग पकड़े जाएंगे, नहीं पकड़े जाएंगे। तो यहाँ पे तो सूरत वैसे की होती है, हुकूमत को वजीर दाखिला को तो चाहिए था, मैं कह रहा जब उसके घर पे हमला तो वजीर दाखिला को चाहिए था इस्तीफा दे देना चाहिए था। मगर हमें बहुत अफसोस हुआ कि वजीर दाखिला पे जब आप सोच लें, उनके घर पे, उनकी रिहाइशगाह पे हमला हो रहा है, तो आम आदमी कहाँ खड़ा है, ये सवाल निशान है। पीपल्स पार्टी के लिए भी सवाल निशान है, बिलावल भुट्टो साहब के लिए भी सवाल निशान है। यहाँ पे पीपल्स पार्टी कोई डिलीवर, किसी चीज में भी डिलीवर नहीं कर पा रही है, सिर्फ बातें कर रही है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रही है, 10-20 करोड़ की गाड़ी आते हैं। आप समझे आगे देखे कि इनका हाल क्या है, कितनी कम तनख्वाह में कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से इनको कमीशन हर जगह से, कोई सा ऐसा जगह बता दे जहां कमीशन। लेकिन सर, कराची वाला सवाल तो पूछता है ना कि आप जब कराची से वोट लेके हर जगह मौजूद हैं, तो आप किस तरह से आवाज उठा रहे हैं? खासतौर पे अगर मैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे ही बात कर लूँ, आप भी जानते हैं कराची का कोई शहरी अभी तक महफूज नहीं रहा है इन डकैतियों से, तो आप किस हद तक इन चीजों पे भी काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं वफाक तक? देखिए, वफाक में हमारे नुमाइंदे बैठे हुए, वो सोहा भाई भी है, मकबूल भाई भी है, और हमारे MNA। कोई ऐसा दिन नहीं जब सेशन होता, हर चीज की हर जगह बात होती है। वजीर आजम साहब आते हैं कराची के अंदर, जब बात होती है, गवर्नर साहब अलग अलग रहते हैं, गवर्नर साहब अलग जद्दोजहद कर रहे थे। सब कुछ हमारा जितना डोमेन है, जितना हम कर सकते हो करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई अगर नहीं चल पाना तो हुकूमत छोड़ देना, किसी और को दे हमको वजीर दाखिला दे, हमें बहुत सारी चीजें बल्दियां देना हमें, तो हम करके दिखाते हैं। वो पता है कि इनको देंगे, कर लेंगे, इसलिए देना भी चाहते। बातें कुछ नहीं होता, काम मांगते काम। नेक्स्ट टाइम मुझे नहीं लगता अगर लोग इसी तरह इसी खंडर में रहना चाहते हैं और फिर भी उस पार्टी को वोट देंगे, तो लोगों की जिम्मेदारी है कि वोट अब तो सोच समझ के दे। माजी में किसने काम किया, मुस्तकबिल में इंशाल्लाह एकदम अच्छा काम करिए, करके दिखाएगी। एमपी MNA एक ग्राउंड के अंदर जो हम कर सकते हैं, जो दायरे से बात कर सकते हैं। वाटर बोर्ड में देखे ना, आपकी लाइनें टूटती जा रही है, 84 इंच की लाइनें मुसलसल टूट रही है। नॉर्थ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पानी का कहत हो गया, 2 महीने हो गए कंटिन्यू इंतजार चल रहा है। MD मुअत्तल हो गए, DMD मुअत्तल हो गए। असदुल्ला भुट्टो साहब जब तक यहाँ बैठे हुए हैं, और मैंने तो असेंबली के फ्लोर पे कुछ दिन पहले असेंबली के फ्लोर पे पाया, मैंने कहा जब तक असदुल्ला बैठे हैं ये सेंटर में पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा। पीपल्स पार्टी भी उन जगह पे काम कर, बल्कि अपनी जान के अपने वोटर को वहां भी नहीं कर रहे,
मगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर में इसलिए नहीं करे, इनका वोटर नहीं है यहाँ पे, मगर इनके लोग तो रहते हैं ना पीपल्स पार्टी के लोग, इंसानियत के नाते तो कम से कम करें। बहुत बुरा हाल है पानी के हवाले से लेके एक एक चीज, कौन सी चीज में कोई अच्छा काम करे ना, हम तो फ्लोर पे मैंने कहा है कि अच्छा काम करेंगे, हम तारीफ करेंगे, हम हो सकता है आप डिस्ट्रिक्ट सेंटर की और नॉर्थ की आप बात कर रहे हैं, तो आपको भी पता है कि खाली वहाँ पे लोगों को फैसिलिटी देने के लिए बाकायदा अंडरपास बनाए जा रहे हैं, तो वो कुछ लोगों को तो फायदा होगा। अंडरपास आपने देखे आपने कभी, अगर सर आपने कभी ये सोचा है कि वो अंडरपास क्यों बनाया जा रहा है, किसके लिए बनाया जा रहा है? अगर वो अंडरपास की हमसे बात करें जो कि ये निकाला जा रहा है करीमाबाद से। देखिए वो आपने अब उसका जिक्र ही कर दिया, मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा था। देखिए करीमाबाद से लेके वो तकरीबन 1.5 साल का अरसा होगा अंडरपास करीमाबाद है, पूरी दुकानें, शॉप, सारी फोटो स्टेट की दुकानें सब तबाह, पूरा कारोबार, वो लोग रो रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, बददुआएं दे रहे हैं। अब वो अंडरपास जब करीमाबाद से निकल के अल्हम्दुलिल्लाह एक हॉस्पिटल पे लेके जा रहा है, ताकि जो मरीज कराची में है ना, जो उल्टी सीधी चीजें, जो 2 नंबर की चीजें मार्केट में बिक रही हैं, या फूड मतलब फूड के वाला जो इंस्पेक्टर जिनका जो कमा रहा है, धंधा चल रहा है, खराब चीजें होटलों के अंदर बिक रही हैं, वो लोग बीमार हो, सीधा अंडरपास से सीधा शहीद साहब है जो सरदारी साहब के साथ होते हैं, उनकी हॉस्पिटल जाए, इलाज कराया जाए, और यही है और कुछ नहीं है। शहर को कुछ नहीं दे रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि वो उसकी हॉस्पिटल में सदर पाकिस्तान साहब वहाँ इलाज कराते हैं, तो लाजी इसके लिए तो करेंगे ना वो, उनके लिए तो मैं तो कहता हूँ कि वो ऊपर से भी कोई ब्रिज ऊपर से बना के लेके आए, तो वो भी सीधे हॉस्पिटल के मसले के वो क्या कराते हैं, बस उनके पैसेज में उतर जाए, हेलीकॉप्टर के पैसेज में उतर जाए। तो ये चीजें सबको नजर आ रही है, अवाम बोल नहीं रही, अवाम को देखे अपने हुकूक के लिए, ये पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, XYZ जितने भी सेहत के मसले हो, स्ट्रीट क्राइम के मसले हो, अकरबा परवरी हो, कॉलेज में दाखिलों का मसला हो, इंटर के अंदर एग्जाम के अंदर बच्चे के अंदर नंबर कम देकर हमारे बच्चों की तालीम को रोका जा रहा है आगे बढ़ने से, तो ये सारी चीजें पीपल्स पार्टी कर रही है। बहुत शुक्रिया जमाल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और बात सिर्फ ये है कि जब मैं अभी अपने ऑफिस की तरफ आ रही थी तो रेडियो पे एक गाना चल रहा था जो यकीनन सिंध की तरफ से चलाया गया, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से या बल्दियाती गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया कि जनाब आगे बढ़ेगा कराची, कराची आगे बढ़ेगा। बिल्कुल आगे बढ़ेगा, लेकिन जब सड़कों के हाल देखे जाते हैं, जब घरों में लाइट नहीं होती, पानी के लिए टैंकर्स मंगाए जाते हैं, जब हमारे बच्चे इम्तहानात में रिजल्ट सही ना आने की वजह से नफसियाती मरीज बनते जा रहे हैं, जब कराची का नौजवान इस बात पे मजबूर हो गया है कि वो सिर्फ फूड डिलीवरी का काम कर सकता है, इसके अलावा उसके पास नौकरी नहीं है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि मैं इस गानों का क्या करूं, इन लफ्ज़ों का क्या करूं, ये मोटिवेशन मुझे कैसे देंगे। बहुत अच्छा लगता है कि जब ये मोटिवेशन वाले सॉन्ग्स हमारे सामने आते हैं, ख़ासतौर पर कराची के लिए बनाया गया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन कहाँ हैं, जब आंखें खोलते हैं तो वो मनाजिर कहीं नहीं नज़र आते जो लफ्ज़ उसमें शामिल किए गए हैं बल्दियाती हुकूमत की तरफ से। बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर मुखलिस होने की ज़रूरत है, चाहे वो जमात इस्लामी हो, MQM हो या जनाब पीपल्स पार्टी हो। अगर आप मुखलिस नहीं हो कि अकाउंटेबिलिटी का अमल नहीं होगा। हम नहीं कहते कि ऊपर सतह पे लोग ठीक नहीं है या काम करने मुखलिस नहीं है, लेकिन मसला सिर्फ यह है कि इख्तियारात की जंग है। जहाँ तमाम लोग एक साथ मिलके बैठेंगे उस वक्त मसले हल होंगे। हम तो ये करते हैं जनाब कि अगर एक पार्टी की मीटिंग है तो वो दूसरे पार्टी के फर्द को इसलिए नहीं उसमें बैठाता कि जनाब उनको क्यों क्रेडिट दिया जाए। हो सकता है किसी और के पास बहुत अच्छा विजन और बहुत अच्छे मसाइल के हल की बात हो तो वो अपनी बात कर सके, लेकिन यहाँ पे इख्तियारात का मसला है, यहाँ पे इख्तियारात की तकसीम का मसला है, यहाँ पे बड़े बनने का मसला है। मेरे मुल्क पे हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।